7 साल की नौकरी जो छोड़ दिए हैं, ऐसा तो नहीं आज तो आपका चेहरा खिला खिला लग रहा है, आगे चल के अफसोस होगा? मैंने अपनी सेवा का परित्याग किया है और जब रण क्षेत्र में आदमी कूद जाता है तो कोई अफसोस नहीं करता है। तो क्या सुपौल के लिए अगर इन्हें प्रतिनिधित्व करने और चुनाव जीतकर मौका मिलता है संसद में जाने का, तो सुपौल के लिए कोई विशेष पैकेज लेकर के आएंगे? कैसे सुपौल का विकास करेंगे? मैं भीख मांगने में विश्वास नहीं करता। हमारी जो ताकत है ना, उसे और ताकत देने की जरूरत है और उस दिशा में मैं काम करूंगा। कैसे बिहार के बहुत पिछड़े इलाके सुपौल को आप विकास की पटरी पर ला पाइए? और ये 90% आबादी जो हमारी ताकत है, मेन पावर हमारी ताकत है, उसकी आमदनी जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे हम बिहार को खुशहाल नहीं करेंगे। तो वैसा कौन सा काम है जो मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही हो और आप उस काम को करिएगा? किसान है 70% और 20% जो है नौजवान है, इसको ताकत देनी पड़ेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 चुनावी साल है, लोकसभा का चुनाव है और कई लोग अपने क्षेत्रों से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। कई वादे होंगे, उन वादों पर कितना खरा उतरेंगे, इतना ही नहीं जो सांसद हैं वो कितना काम कर पाएंगे अपने क्षेत्रों में, जो पहलवान हैं वो अखाड़े में कूदेंगे तो कितनी तैयारियां उनकी रहेंगी। आज से भारत लाइव का नया शो हाई वोल्टेज, जिसमें हम सांसद और सांसद के जो प्रतिनिधि हैं उनको रिमांड पर लेने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर जुड़ेंगे, हमारे विजय मिश्रा बाबा जुड़ेंगे और इतना ही नहीं, हमारे रिपोर्टर सागर भी होंगे। और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे अगर हम उनके बारे में अगर बता दें तो उनका नाम वैद्यनाथ मेहता, जो एक्स IRS रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी 7 साल की नौकरी छोड़ के राजनीति के अखाड़े में अपनी जो भागीदारी है वो निभाने की तैयारी पूरी कर ली है। बिना देर किए अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास चलेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब लेंगे। चलिए चलते हैं, हमारे सर हैं। सर, आज से हमारा नया शो हाई वोल्टेज शुरू हो रहा है। चुनावी साल है 2024, कई राजनीति के माहिर खिलाड़ी अखाड़े में कूदने जा रहे हैं। तैयारियां भारत लाइव की भी हैं और आज के हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में ख़ास बात है कि वो सर अपनी नौकरी छोड़ करके चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं। तो हम चाहेंगे कि जो पहला शो हमारा शुरू हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर सवालों का सिलसिला शुरू होगा। देखिए, ये शो हाई वोल्टेज है। इस पर हम अलग अलग जो 2024 के महारथी हैं, सूरमा हैं, जो पहलवान इस बार पहलवानी करने के लिए 2024 में कूदने वाले हैं मैदान में, उनको हम रिमांड पर लेंगे और रिमांड पर लेकर उनसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिन सवालों को सुनने के बाद शायद उनके नीचे की जो पैरों की ज़मीन होगी वो भी खिसक सकती है। सवाल कड़े होंगे, तेवर भी कड़े होंगे, जवाब भी मुझे उम्मीद है कि वैसे ही होंगे जो जनता उम्मीद कर रही है। इस शो के शुरुआत में ही जो शख्स हमारे साथ आज मौजूद हैं बड़ा मज़ेदार है। ये इन्हीं को देखकर ये शो मेरे दिमाग में आया भी था, क्योंकि आपको याद होगा ट्रिनिटी कार्निवल के मंच पर जिस एक्स IRS वैद्यनाथ मेहता का हमने उन्हें सम्मानित किया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा फैसला ही ले लिया है। ब्यूरोक्रेट्स और बिहार में नेताओं के बीच एक अलग तरीके की खिंची हुई दीवार है, जिस दीवार को कई बार इधर से उधर से लांघा गया है। लेकिन वैद्यनाथ मेहता ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की एक बहुत बड़ी अपनी नौकरी 10 साल 7 साल की जो बची नौकरी थी उसे उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्या राजनेता बनने का शौक चढ़ गया? क्या जो कमाई हो रही थी वैद्यनाथ मेहता की IRS के तौर पर वो काफ़ी नहीं थी, या पैसा गंवाने आए हैं? ये सब सवाल बनता है ना। जब मैंने ये सवाल पूछा था नीचे खड़े युवाओं से कि 7 साल की नौकरी छोड़ दोगे IRS की तुम, सब ने कहा था कि नहीं, हो जाएगा तो जीवन भर चाहेंगे कि उसी पद पर ही रह जाए। तो आखिर ऐसा क्यों फैसला कर रहे हैं? पहला सवाल मेरा तो यही है वैद्यनाथ मेहता जी से कि ये 7 साल की नौकरी जो छोड़ दिए हैं, ऐसा तो नहीं आज तो आपका चेहरा खिला खिला लग रहा है, आगे चल के अफसोस होगा? चलिए, आगे चल के अफसोस होगा, क्योंकि नौकरी के लिए युवा काफ़ी भटकते हैं। और सर हैं, इनसे ही जान लेते हैं कि जो हमारे संपादक सवाल कर रहे हैं कि अफसोस तो बाद में नहीं करिएगा ना। देखिए, यह निर्णय लेना
जो IRS की आप 7 साल की शेष बची हुई नौकरी को परित्याग करते हैं, यह अपने आप में एक बड़ा कदम है। एक तरफ जहां निश्चितता थी वहां, और दूसरी तरफ जहां हम जा रहे हैं, आए हैं, जिस मैदान में कूदे हैं राजनीति के अखाड़े में, वहाँ कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है। और ऐसे कदम जब लिए जाते हैं, ऐसे निर्णय जब लिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से समाज के विकास की भावना होती है, जन कल्याण की भावना होती है, और विशेष करके बिहार की जो स्थिति है, किसान के, गरीब के, युवा की, और भी जो मूलभूत सुविधा अभी तक नहीं मिल पाई है, जैसे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिहार से पलायन की, इन सब विषयों को ध्यान में रखकर मैंने अपनी सेवा का परित्याग किया है। और जब रण क्षेत्र में आदमी कूद जाता है तो कोई अफसोस नहीं करता है। आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे तो सर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उठाते हैं, किसान, बेरोजगारी, पलायन, इन तमाम मुद्दों को सर उठाते हैं। ये भी बोल रहे हैं कि हम किसानों के लिए ही आए हैं। लग रहा है सर कि ये देखिए, जिस क्षेत्र से ये आते हैं सुपौल, हम तो कई बार वहाँ घूम चुके। पिछली बार भी मैं गया था तो मैंने देखा था कि मैंने सड़कों पर, हालांकि पटुआ तो हमने देखा, लेकिन पटुआ बिछाकर सड़कों पर लोगों को सुखाते हुए उसे इस्तेमाल करने के लिए एक किसानों के मन में एक पीड़ा वहाँ है। वहाँ के जो सांसद हैं उनके बारे में जब हमने जानने की कोशिश की तो बहुत ही निगेटिव फीडबैक आया था। जदयू के सांसद होते हुए, एक विजेंद्र यादव इतने बड़े नेता का प्रभाव होते हुए उस क्षेत्र में हमने देखा कि किसानों की स्थिति कुछ खास अंतर उसमें नहीं आई है। पटुआ उद्योग भी एक बड़ा उद्योग हो सकता था, उसके बारे में भी जानने की हमने कोशिश की। बहुत समस्याएं हैं, और जब हमने इनसे भी बात की थी तो इन्होंने भी ये बातें मुझे याद दिलाई थी। देखिए, बिहार के नक्शे से जो पूरा इलाका है, सीमांचल, मिथिलांचल, वो कहीं ना कहीं लगता है जैसे कि माने कट सा गया है। विकास की गाड़ी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। यहाँ तक कि रेलगाड़ी भी एक पहुँचती है तो कैसे पहुँचती है वो आपको अच्छे से पता है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बीड़ा तो इन्होंने उठा लिया है। हर पहलवान जब कूदता है मैदान में तो लगता है कि हम सब पे भारी पड़े, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट के तौर पर इनकी ताकत थी, एक IRS का नौकरी कैसा होता है आपको पता है, उसको कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे राजनीति में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इन्होंने विकास देखा है तमिलनाडु का, इन्होंने बंगाल में विकास देखा है, दोनों जगहों पर कार्यरत थे। तो मेरा तो सवाल पहला यही होगा कि एक ब्यूरोक्रेटिक जो इनका नेचर रहा है, जैसे मैं एक इंजीनियर था तो पत्रकार बना, तो मैंने इंजीनियरिंग का बहुत इसमें इस्तेमाल किया है, पत्रकारिता में अपने बहुत तोड़ जोड़ करते हैं बैद्यनाथ जी। अब आप एक IRS का जो एक बड़े ब्यूरोक्रेट का जिसने विकास देखा है, विकास विकसित राज्यों में काम किया है, कैसे बिहार के बहुत पिछड़े इलाके सुपौल को आप विकास की पटरी पर ला पाइएगा, ये बताइए मुझे। कैसे पटरी पर लाएंगे? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बिहार के कई गाँव में हम घूमते हैं, सुदूर ग्रामीण इलाकों में। रोड मैप क्या है आपका? देखिए, बिहार की जो ताकत है वह है किसान, जो 70% आबादी जिसकी है, और 20% हैं जो नौजवान हैं और गरीब मजदूर हैं। ये हमारी ताकत है, और इनके इनकम को जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, इनको खुशहाल जब तक हम नहीं करेंगे, हम बिहार को खुशहाल नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें जो काम करना है, जो किसान कैसे खुशहाल हों, उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। मजदूर को कैसे हम, जो 300-400 रुपया डेली कमाते हैं, वो उनको कैसे हम 20-30 हज़ार महीना कमाने लग बनाए, यह विषय है। और युवा को हम कैसे ताकत दें, उनको व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ें और भी उसको ट्रेन करके उसकी आमदनी बढ़े, तो यह विषय है। और ये 90% आबादी जो हमारी ताकत है, मेन पावर हमारी ताकत है, उसकी आमदनी जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, हम बिहार को खुशहाल नहीं करेंगे। और यही हमारा जो मिशन है, और हम किसान को कैसे खुशहाल करेंगे। और निश्चित रूप से कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। किसान की समस्या का भी समाधान होगा, उसकी भी आमदनी दुगनी तिगुनी हो सकती है। और जो मजदूर दूसरे प्रदेश में काम करने जाते हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, वह कैसे बाबू की तरह जा कर के पंखा के नीचे, AC के नीचे काम करे, और जो 8,000 10,000 भी नहीं बचा पाते हैं, वह कैसे 20-30 हज़ार कमावें, बचावें।
उस दिशा में काम करना है। सर, आपके क्षेत्र में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या हमने देखी। वहाँ के लोगों से जब बातचीत की है तो पलायन लोग कर जाते हैं वहाँ पे। कहते हैं कि यहाँ पे संसाधनों की कमी है, जिस वजह से हमें यहाँ से निकलना पड़ता है, सरकार ध्यान नहीं देती है। आप कह रहे हैं कि उन समस्याओं को हम रोकेंगे। 30 सालों से जो सरकार बदली, पहले सरकार किन्हीं और की, लेकिन अब नीतीश कुमार की सरकार आई, वो भी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आगे आई थी। तो एक IRS कैसे मतलब रोक सकता है इन चीज़ों को, जब नीतीश कुमार इतने बड़े, वो भी सर इंजीनियर ही थे, इतने बड़े रोड मैप के साथ वो आए थे, वो नहीं रोक पाए, तो आप कैसे रोक पाइएगा सर? देखिए, इस दिशा में जहाँ तक मेरा मानना है, कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए, कोई दूरगामी नीति इस विषय में नहीं बनी। और मेरा तो मानना है जो सरकारें थी उन्होंने ठेका तो नहीं ले रखा है दूसरे प्रदेश के फैक्ट्री मालिक का। जो हम ऐसी शिक्षा देंगे जो जहाँ से मजदूर ही पैदा होंगे और आपके फैक्ट्री में मजदूर की कमी नहीं होने देंगे, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी। और यहाँ से केवल मजदूर ही पैदा होते हैं। किसान के पास अब उतनी ज़मीन नहीं बची। जो 3 भाई हैं, परिवार में 8-10 लोग हैं, सभी खेती बाड़ी में ही लगे रहे। किसी के पास 10 कट्ठा ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, वहाँ 8-10 लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो कोई उपाय नहीं है और वो दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी करने के लिए विवश हैं। तो इस समस्या का एक ही समाधान है, जो शिक्षा व्यवस्था, इसको तुरंत चेंज भी नहीं किया जा सकता है। वहाँ उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग दी जाए, और जो लोग अभी 8,000-7,000 बचा कर आ पा रहे हैं बिहार में, वो 20-30 हज़ार रुपया कैसे कमाए। निश्चित रूप से अगर व्यावसायिक शिक्षा दी जाए तो यह संभव है। चलिए, पलायन के बारे में तो आपने बता दिया कि कैसे ये रोकेंगे, लेकिन हमारे बाबा भी हैं, हमारे गार्जियन हैं, इनके पास भी बहुत सारे प्रश्न हैं। हम देख रहे थे कि बाबा आप तब से प्रश्न लिख रहे हैं, क्या प्रश्न रहेगा इनसे? देखिए, बैजनाथ जी से हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। आपको पता है कि इसी महीने की 1 तारीख को रात में हम लोग मिले थे नए साल के जश्न में। प्रभावित तो इन्होंने ज़रूर एक IRS के तौर पर अपनी नौकरी त्याग करके और सामाजिक कार्य को लेकर के किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई सवाल मेरे मन में घुड़मुड़ा रहे हैं। मेरा सवाल इनसे यही होगा, इनके क्षेत्र के लोगों का जो विचार है या इनके प्रति लोगों का जो रुझान है, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या और सबसे ज़्यादा जो उस क्षेत्र की बात इन्होंने बताया भी कि लोग किसान हैं, 20% लोग मजदूरी करते हैं, पलायन की समस्या है। तो ऐसे लोगों के परिवार में जो वृद्ध हैं, उनके लिए अगर ये फील्ड में घूमते हैं, चूँकि लगातार तस्वीरें आती रहती हैं कि फील्ड में घूमते हैं, तो क्या जो वृद्धा पेंशन है या अन्य व्यवस्थाएं, सरकारी योजनाएं हैं, उसको ये बारीकी से देखते हैं, उसमें इनकी क्या रुचि रही है और कैसे बदलेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, सही प्रश्न पूछा बाबा आपने, क्योंकि गांव देहात में अगर हम गांव में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है ग्रामीण महिलाओं की, वो होती है वृद्धा पेंशन की। बार बार जो प्रखंड के जो अधिकारी हैं वहाँ पर जाती हैं, परेशानियाँ उनको सबसे ज़्यादा होती हैं। पता चलता है कि वृद्धा पेंशन जितना सरकार से आता है उतना मिल नहीं पाता है। कई बार वो परेशान होकर वृद्धा पेंशन लेना ही छोड़ देती हैं। इस परेशानी को कैसे आप निवारण करेंगे? वह एक विषय है ही। और दूसरा विषय यह है, जो सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और 2 साल शेष रहते हैं उस जुगाड़ में लग जाती है जो दोबारा उसकी सरकार कैसे बने। जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उस पर उसका ध्यान ही नहीं गया है। और वृद्धा पेंशन की बात जहाँ तक कह रहे हैं, मैं गाँव में जाता हूँ, कई वृद्ध लोग, सीनियर सिटीजन जो हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, अनाथ हैं, और उनको अगर 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है तो आप बताइए जो उस 400 रुपया से कैसे भरण पोषण होगा। यह बहुत पुराना कानून नियम था 400 रुपये का। हर एक प्रदेश में यह बढ़ाया गया है और मेरा मानना इसको कम से कम 2000 तो करना ही चाहिए और इस पर सरकार गंभीरता से लें। मैं आपके माध्यम से जो सरकार है उसे आह्वान भी करता हूँ, जिस वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया है उसे बढ़ाकर कम से कम 2000 कीजिए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के नोटिस में यह बात नहीं होगी,
दूसरी एक और बात है, मैं सैकड़ों आगजनी के केस में मैं गांव में गया हूं, और वहाँ जो सहायता राशि मिलती है आगजनी के लिए वह 9,800 रुपया है। अब आप ही बताइए, जो एक घर जल जाता है एक परिवार का, उसमें अनाज हैं, कपड़े हैं, फर्नीचर हैं, रुपये पैसे भी होते हैं, और भी कई सामग्रियां होती है, पशु होता है, सारे जल कर राख हो जाते हैं, और उस 9,800 की जो सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाती है, कितना वह उपयुक्त है? तो मेरा मानना है इसे कम से कम बढ़ा करके 1 लाख कीजिए। और दूसरी बात, अविलंब जो है ऐसा प्रावधान किया जाए, जो उन्हें जिस आवास योजना से है उन्हें अविलंब आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे लगता है इन सब मुद्दों पर या तो जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटी है, उसके संज्ञान में यह बात नहीं लाई गई पदाधिकारियों द्वारा, नहीं तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार इतनी संवेदनशील तो ज़रूर होती है जो ये 400 रुपया वृद्धा पेंशन और ये 9,800 रुपया आगजनी के लिए जो मुआवजा है, इसको नहीं बढ़ाती। जन सरोकार की बात आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं पर हमारे रिपोर्टर सागर जी के पास भी मुझे लगता है कुछ प्रश्न है। काफ़ी देर से आप भी लिख रहे थे, कुछ प्रश्न। जी बिल्कुल, मेरा सीधा सा सवाल था। कई तरह के मुद्दे उठा रहे हैं वैद्यनाथ जी, कई समस्याओं को इन्होंने उठाया है। मेरा सीधा इनसे प्रश्न है कि ठीक है, मौजूदा जो सरकार है उसमें काफ़ी खामियां हैं, कई प्रकार के जो मुद्दे आपने गिनाए हैं, लेकिन आपके पास क्या रोड मैप है? आप क्या करेंगे? आप अगर जीत कर आते हैं, आप अगर सत्ता में आते हैं, तो वैसा कौन सा काम है जो मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही हो, और आप उस काम को करिएगा तो बिहार की दशा और दिशा बदल जाएगी? और इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? कितने समय में बिहार को आप बदल देंगे, और उसका पूरी तरह से जो प्रक्रिया है, कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया आप करेंगे जो मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही है? चलिए, मतलब बहुत सारे सागर जी का प्रश्न ये है कि बहुत सारे सांसद प्रतिनिधि आते हैं, वहाँ पर अलग अलग वादे कर जाते हैं, लेकिन आपके पास ऐसा कौन सा मास्टर प्लान है जिस मास्टर प्लान के तहत आप अपने क्षेत्र में सुपौल की जो समस्या है उसे निवारण करेंगे और जनता आप पे भरोसा करेगी? देखिए, सरकार के पास सरकारी नौकरी इतनी नहीं है जो आप सभी को नौकरी दे दें। उद्योग धंधा लगाने की जहाँ तक बात है, वह परिवेश बिहार में नहीं है। और यह आप कोई कह देंगे जो कोई जादू की छड़ी है और उद्योगपति बिहार में आकर के उद्योग लगाने चले आएंगे, यह भी असंभव है, तत्काल संभव नहीं है जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का समाधान नहीं करेंगे। जो सिंगल विंडो है, जहां सारी जो उद्योगपति आएंगे उनके लिए सारी सुविधा मुहैया कराई जाए, वह नहीं होगा। या जो सबसे बड़ी समस्या है बिहार में लैंड की, यहाँ फर्टाइल लैंड है, और आप गांव के सुदूर गांव में चले जाएं, जो सड़क से 5 किलोमीटर अंदर भी चले जाएं, जहाँ कोई सड़क भी नहीं है, वहाँ भी 15 लाख 20 लाख रुपया एकड़ ज़मीन है, क्योंकि बिहार की ज़मीन ज़्यादातर हिस्सों में फर्टाइल है, जो कि दूसरे प्रदेश में पठार है, ऐसे ज़मीन है जहाँ नगन उसका वैल्यू ही नहीं है, कम है, बहुत कम मूल्य है। तो ये सारी समस्या बिहार के साथ है, और उद्योग को आकर्षित करने में, निवेशक को आकर्षित करने में थोड़ा समय भी लग सकता है। तो अब क्या करें, तुरंत क्या करें? तो जो हमारी पावर है, जो ताकत बिहार की है, वह है मेन पावर। और जो मेन पावर है, जो मैंने पहले भी प्रश्न में जवाब में कहा, वह किसान है 70%, और 20% जो है नौजवान है। इसको ताकत देनी पड़ेगी और उसकी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, और उसकी आमदनी कैसे बढ़े उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। और मेरे पास ये उपाय भी हैं, जो किसान की आमदनी कैसे बढ़े, किसान के फसल का उचित दाम कैसे मिले, और जो मजदूर बन रहे हैं, वह मजदूर जो है 300-400 रुपया जो कमाते हैं प्रतिदिन का, वह 700-800 हज़ार रुपया कैसे कमाए, उसकी व्यवस्था की जाएगी, और उसी के लिए रोड मैप बनाया जाएगा।
रोड मैप तो आप तैयार कर लेंगे सर, लेकिन गांव में हमने देखा है बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में स्वास्थ्य की बड़ी समस्या होती है। स्वास्थ्य को लेकर के जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं ग्रामीण इलाकों में, हालांकि हमने देखा कि नरेंद्र मोदी के तरफ से या फिर बिहार सरकार के सहयोग से पीएचसी केंद्र तो खोले जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं। वहाँ पर एक महिला डॉक्टर की नियुक्ति की गई है, वो भी वहाँ पर नहीं रहते हैं। दवाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं रहती हैं। इमरजेंसी केसेस में सदर अस्पताल में जाना पड़ता है, जो सदर अस्पताल जिला में होता है वहाँ पर आने जाने की सुविधाएं बड़ी नदारद रहती हैं। कई समस्याएं हमने साल 2020 के चुनाव और 19 के चुनाव में भी लोगों से जाना था। सुपौल में भी मुझे लगता है कि ऐसी समस्याएं काफ़ी जटिल है। कैसे निवारण करेंगे अस्पतालों को लेकर? देखिए, स्वास्थ्य की जो समस्या है, सबसे बड़ा कारण इसका यह है जो आपके पास डॉक्टर्स नहीं हैं, और जो डॉक्टर्स हैं भी वो बड़े बाप के बेटे हैं और छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में जाना नहीं चाहते। अब जो हमारी सरकारी व्यवस्था है मेडिकल की पढ़ाई की, लगभग 51,000 प्रत्येक साल सीट है एमबीबीएस के लिए सरकारी कॉलेज में, जहां लगभग नील बराबर 10,000 15,000 ट्यूशन फी होती है एक साल की। और वहां कैसे बच्चे जाते हैं? तो मेरा मानना है जो 10% बच्चे भी गरीब किसान मजदूर के उसमें नहीं जा पाते हैं, उस 50,000 में बड़े बाप के बेटे जाते हैं, जो कन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, और जैसे स्कूल से आते हैं खाना तक नहीं खाता है, ट्यूटर आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। अब ऐसे बच्चे का कंपटीशन अगर एक किसान के बच्चे से करेंगे जो खेत में भी काम करता है, माँ बाप का मदद करता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, आप ही बताइए उनका सिलेक्शन होगा या जो शहर में बड़े बाप के बेटे हैं उनका सिलेक्शन होगा? जब बड़े बाप के बच्चे उस सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो वह छोटे शहरों में नहीं जाते हैं। यही कारण है जितने भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो बड़े शहरों में है और छोटे शहरों में डॉक्टर्स नहीं है। एक ज्वलंत उदाहरण, मधेपुरा में एक मेडिकल कॉलेज बना लगभग 1,000 करोड़ की लागत से, और 1-2 साल तक उसमें सेशन शुरू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे। और अंत में यही होता है, जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस शहर के डॉक्टर, वही अपना नाम दे देते हैं खाना पूर्ति के लिए, और वो अपनी प्रैक्टिस, अपनी दुकान उस शहरों में चलाते रहते हैं। ये हाल है और इसका मुख्य कारण है। और जो प्राइवेट व्यवस्था है, आपको आश्चर्य होगा, जो आज भी कॉलेज खुला है, 1 साल पहले कॉलेज खुला है, वहाँ फीस जो है, लीगल फीस, हम कैपिटेशन और फीस की बात नहीं कर रहे हैं, 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख पर एनम है। हॉस्टल फी अलग है, खाने का अलग है। ये मिला करके कम से कम 1 करोड़ रुपये खर्च होंगे एमबीबीएस बनाने में एक बच्चे को। अब वहाँ गरीब के बच्चे तो 1 करोड़ खर्च करके नहीं जाएंगे। जब हम कंपैरिजन करें, जो गरीब देश हैं हमारे अगल बगल भी, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, वहाँ यही एमबीबीएस की पढ़ाई 30 से 35 लाख में 5 साल की हो जाती है, जबकि यहाँ 1 करोड़ खर्च होता है। यही नहीं, यूरोप के कई देशों में, आप यूक्रेन देखिए, क्रोएशिया देखिए, रसिया देखिए, चाइना बगल में है, वहाँ देखिए 30 से 35 लाख में 5 साल की एमबीबीएस की कोर्स की पढ़ाई हो जाती है। हमें आश्चर्य होता है जो हमारे देश में जो यह शिक्षा मेडिकल की है इतनी महंगी क्यों है, और इस पर किसी का ध्यान आज तक क्यों नहीं गया, और इसको जो है सरकार के संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, एमसीआई हो, जो भी बॉडी है, जो इतनी महंगी क्यों है। अगर ये 20 लाख 25 लाख 5 साल की पढ़ाई का खर्च हो, जैसा दूसरे देश में है, अगल बगल के देश में है, तो हम समझते हैं किसान के बच्चे भी, मध्यम वर्गीय किसान, अच्छे किसान, उनके बच्चे भी पढ़ाई कर लेंगे मेडिकल की, और जो गांव में, कस्बों में डॉक्टर्स का अभाव है वह दूर हो जाएगा। और मेरा मानना है जो कॉलेजेज अभी कई खुल भी रहे हैं, वहाँ डॉक्टर्स भी उपलब्ध होंगे।
सरकारी और प्राइवेट की हम बात कर रहे हैं, हमारे संपादक भी हैं, प्रश्न करेंगे, लेकिन एक प्रश्न है, सरकारी और प्राइवेट की जब बात आती है तो ग्रामीण इलाकों में या फिर क्षेत्रीय इलाकों में हम देखा है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चे नहीं जाते हैं, प्राइवेट स्कूल बहुत सारे अब खुल रहे हैं, निजी विद्यालय भी बहुत सारे खुल रहे हैं। सरकार एक तरफ कह रही है कि सरकारी स्कूल के विद्यालयों की हम दिशा और दशा जो है बदल देंगे। IAS अधिकारियों को लगाया गया है कि आप जाइए, बच्चों को बुलाइए, जो 75% हाजिरी है उसे 100% में करवाइए। आप सरकारी और प्राइवेट जैसे अस्पतालों की बात कर रहे थे, एक सवाल ये बनता है कि अब क्या आप अपने क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूलों में तालाबंदी करा देंगे? देखिए, आप अगर एक गलत निर्णय ले लेते हैं तो उसको ठीक करने में कितना समय लगता है यह अनुमान ही आप लगा सकते हैं। जब नीतीश कुमार जी सरकार में आए और उन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए अधिकार जो है गांव के मुखिया जी को दे दिया था, कुछ गलत निर्णय भी हुए। मैं नहीं कहता सभी शिक्षक वैसे हैं, 20-30% अच्छे शिक्षक की भी भर्ती हुई होगी जी। और उस एक गलत निर्णय के कारण पिछले 18 साल में 5 लाख 6 लाख बच्चे प्रत्येक साल 12th की परीक्षा पास करते हैं। लगभग 1 करोड़ बच्चे जो सरकारी डिग्री लेकर के 12th पास करके या उसके बाद पढ़ाई करके वो मजदूर बनने के लिए विवश हैं और मजदूर बन गए हैं, और इतने लोगों के, इतने बच्चों के, 1 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है वह शिक्षा व्यवस्था के कारण। अब उसको सुधार करने के लिए गए हैं, समय तो लगेगा, लेकिन उसमें भी एक बात और है, जो शिक्षक की भर्ती हुई, नियमावली, जो शिक्षक भर्ती की नियमावली थी उसमें भी चेंज हुआ और यह कहा गया जो बिहार में टैलेंट का अभाव है, यहाँ साइंस के बच्चे नहीं हैं, मैथ्स के बच्चे नहीं हैं, और दूसरे प्रदेश के बच्चों ने यहाँ फॉर्म भरा और दूसरे प्रदेश के ज़्यादातर बच्चे यहाँ टीचर बने हैं। अब बिहार के बच्चे का क्या होगा? क्या यहाँ टैलेंट का अभाव है? बिहार के टैलेंट का लोहा देश के दूसरे प्रदेश के लोग ही केवल नहीं मानते, दुनिया में बिहार के टैलेंट का लोग लोहा मानते हैं। और बिहार के सरकार को यहाँ टैलेंट का अभाव दिख रहा था और अधिकांशतः दूसरे प्रदेश के बच्चे यहाँ आए हैं, अभ्यर्थी आए हैं, पास किए हैं, शिक्षक भी बने हैं, और बिहार में बेरोजगारी का यह आलम है कि बच्चे, कोई सुनने वाला तक नहीं है। यह तो विडंबना है। मतलब ये उम्मीद रखी जाए कि बैद्यनाथ मेहता जो हैं वो दिशा और दशा को कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आएंगे। और भी प्रश्न है, मुझे लगता है कि हम अब इस इंटरव्यू को ख़त्म ही करेंगे, लेकिन और भी लोगों से भी हम एक एक सवाल देखेंगे, अगर होगा तो लेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मैं यहाँ पे सिप एंकर जो कहा था वो गिराना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के दौरान। एक्स IRS हैं, IRS ब्यूरोक्रेट टर्न्ड पॉलिटिशियन होने जा रहे हैं, होने जा रहे हैं। 1.5 साल से लगातार ये सुपौल में जनसंपर्क कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार के पहले ये पहलवान है जो रिंग में कूदे हैं, बिल्कुल और 1.5 साल से लगातार फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। हर तरह का नहीं होता कि धोबिया पछाड़ सब दिखा रहे हैं। चूंकि इनकी जिम्मेवारी इसलिए बढ़ जाती है कि बिहार के ज्यादातर जनप्रतिनिधियों के साथ एक समस्या है कि उन्हें पता नहीं है कि ब्यूरोक्रेट काम कैसे करते हैं, उन्हें पता नहीं है कि पॉलिसी मेकिंग होती कैसी है। ये पॉलिसी मेकिंग का भी हिस्सा रहे हैं, ये जमीनी स्तर पर भी उतरकर लोगों से इंटरेक्ट करते रहे हैं, जो कि जनप्रतिनिधि में बड़ा समस्या हो जाता है। दिल्ली की राजनीति ही सांसद को करनी होती है, क्षेत्र में पुल पुलिया से लेकर किसी के मरने जीने तक सब कुछ देखना होता है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं, बाढ़ जैसी समस्या, जिनको केंद्र में उठाना पड़ता है। देखिए, जो जिस गठबंधन में इनकी पार्टी है, एनडीए गठबंधन में, सरकार केंद्र में एनडीए की ही है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं सांसद बन के और नरेंद्र मोदी के सामने मुंह नहीं खुलता है। उसका 2 कारण हो सकता है, एक कि आप उसी गठबंधन का हिस्सा है, दूसरा हो सकता है कि टेक्निकली उतना उनको जानकारी उस विषय के बारे में ना हो। बहुत कम ही सांसद ऊपर मुखर होकर बोल पाते हैं। इनके क्षेत्र की समस्या इतनी है सुपौल की, और ये सारी समस्याएं जानते हैं, और ये सबसे बड़ी बात कि इससे नजर नहीं चुरा सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि उसका सॉल्यूशन कैसे होता है।
उतनी ताकत क्या नरेंद्र मोदी इनको देंगे? क्या ये वो सवाल पूछ पाएंगे ऊपर? ये मैं जानना चाहता हूँ। चलिए, तो मतलब ताकत क्या उतनी आपके पास में है क्या नरेंद्र मोदी के सामने? जैसा सर बता रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे धुरंधर देखते हैं कि मिस खड़ जाते हैं। आप क्या इन समस्याओं को उठा पाएंगे नरेंद्र मोदी के सामने? देखिए, मेरा मानना है नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबकी बात सुनना चाहते हैं और टैलेंट को प्रायोरिटी देते हैं। आप देखेंगे कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको उन्होंने पार्टी में लाया, सीधे खींच करके ले आए और उनको मंत्री तक बना दिए। तो टैलेंट का बहुत महत्व देती है यह पार्टी, क्योंकि उन्हें पता है जो टैलेंट ही सरकार चला सकती है। संख्या की भी जरूरत होती है, लेकिन सरकार चलाने के लिए टैलेंट की जरूरत होती है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सरकार के संज्ञान में ही नहीं आती। मैं एक छोटा उदाहरण दूं। कोरोना काल में जी, कई वेंटिलेटर्स खरीदे गए। वेंटिलेटर्स का अभाव नहीं था, लेकिन जो उसके ऑपरेटर थे उसका अभाव था, डॉक्टर्स नहीं थे। और वेंटिलेटर का ऑपरेशन जो है कौन करते हैं मालूम है? एनेस्थेसिस्ट का होना जरूरी है। और विडंबना यह है, मुझे यह नहीं पता जो 1-2 सीटें ही, 2-3 सीटें ही क्यों होती है कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एनेस्थेसिस्ट की, क्योंकि आईसीयू में भी उसकी जरूरत है। ऑपरेशन अगर कोई करें, सर्जरी करें, वहां भी उसकी जरूरत है। और जो विशेष करके वेंटिलेटर मशीन का जो उसको जोड़ना होता है, उसके लिए उसकी जरूरत है। और उस कारण आप पाएंगे एनेस्थेसिस्ट का अभाव है। मैं सुपौल जिले से आता हूं और सुपौल जिला में एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। पूरे डॉक्टर एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। अब आप बताइए, पूरे सुपौल जिला में 40 लाख की आबादी है, वहां जितने रेडियोलॉजी के टेस्ट होते होंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, सीटी स्कैन होता है, और भी एक्सरे होता है, कैसे होता है बताइए? जबकि सैकड़ों इस तरह के छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल हैं, खुले हुए हैं, वहां टेस्ट कैसे होता है? आप खोज करके देख लिए, एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। यही हाल कमोबेश और भी जिला का है। तो ये स्थिति है। बेसिक जानकारी जो है, जो विषय है, वह अथॉरिटी के संज्ञान में ही नहीं आती है जो कहाँ बदलाव करना है। एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण दूं आपको। जी, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, कोसी क्षेत्र बोला जाता है, प्रायः हर एक साल कोसी की विडंबना हम लोग देख चुके हैं। हर एक साल बाढ़ आती है। और 2008 में जो बाढ़ आई थी, भीषण बाढ़ आई थी, और सभी मीडिया में, चैनल्स में, देश विदेश में ये सैकड़ों, कई मतलब 2-3 महीने तक चलता रहा। और उसमें जो क्षति हुई, लाखों एकड़ जमीन जो है उस पर बालू भर गया। और उसको उठाने के लिए, उस बालू को हटा करके कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए सरकार ने थोड़े उपाय जरूर किए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। जो 3-4 जिला हैं जो अफेक्टेड हुआ इससे, उसमें सुपौल है, सहरसा है, दरभंगा है, अररिया है, ये 4 जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। अभी भी लाखों एकड़ जमीन में 5 फीट, 4 फीट, 6 फीट बालू जमा हुआ है और खेती लायक नहीं है, मरुस्थल बन चुका है। और जो बिहार की सरकार के जो पदाधिकारी हैं, खनन विभाग वाले, उस मिट्टी को, बालू को हटाने भी जाते हैं, अपने प्रयोग में भी लाते हैं, तो वहां फाइन कर देता है। अब इस बात को सरकार के संज्ञान में देना चाहिए था। ये जो 4 अफेक्टेड एरिया हैं, सुपौल, सहरसा, अररिया, दरभंगा, जहां बाढ़ से पीड़ित हुआ, वहां बालू भरा हुआ है, उसको इस दायरे से मुक्त किया जाए, खनन विभाग का मामले से उसको मुक्त किया जाए। यह मामला आज तक मुझे लगता है सरकार के पास नहीं पहुंची। और प्रतिदिन ऐसी घटना घटती है जो खनन विभाग के पदाधिकारी जाते हैं और कोई अगर वो मिट्टी काट रहा है, बालू हटा रहा है, अपने काम के लिए भी लगा रहा है, उसको खेती योग्य भूमि बनाना चाह रहा है, तो 35,000, 40,000 का
फाइन कर देता है, ट्रैक्टर सीज कर लेता है। मैं आपके माध्यम से सरकार तक यह चीज पहुंचाना चाहता हूं, इस विषय को जरूर देखें और कोसी क्षेत्र में जो यह समस्या है बालू जमाव का खेत में, इस पर अविलंब ध्यान दें। सर, आपने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान आकृष्ट कराया है। हमने देखा कि बहुत सारे सांसद होते हैं, जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो समस्या सिर्फ गांव की कहते हैं कि हम सड़क बदलवा देंगे, बिजली ला देंगे, जो व्यवस्थाएं नदारद हैं उसे ठीक करेंगे, लेकिन सर गहराई तक जा रहे हैं। क्योंकि कोसी और सीमांचल वो जो क्षेत्र है सुपौल, जहाँ पे हम घूम के अभी हाल ही में पहुँचे हैं, यहाँ पे उस क्षेत्र को हमने देखा और सर जिस तरीके से बारीकी रूप से वहाँ पे जाके रिसर्च कर रहे हैं एक एक पॉइंट पर, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वाकई में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हमारे बाबा भी हैं, कुछ प्रश्न उनके पास भी है, चूँकि इंटरव्यू का मुझे लगता है अब अंतिम दौर जाएगा। बाबा के पास कुछ प्रश्न है, तो बाबा। बिल्कुल, मेरा अंतिम प्रश्न ही होगा और अंतिम प्रश्न बड़ी बेबाकी से काफ़ी देर से रिमांड पर हैं और अपने सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक तो बधाई इनको इस बात की दूंगा कि 40 लोकसभा क्षेत्रों में जो सबसे पिछड़ा है जी, सबसे ज़्यादा लोगों के कष्ट का कारण बना हुआ है, उस क्षेत्र को इन्होंने चुना है। तो क्या सुपौल के लिए अगर इन्हें प्रतिनिधित्व करने और चुनाव जीतकर मौका मिलता है संसद में जाने का, तो सुपौल के लिए कोई विशेष पैकेज लेकर के आएंगे? कैसे सुपौल का विकास करेंगे? बिल्कुल, सुपौल का विकास कैसे होगा, कोई विशेष पैकेज है? नीतीश कुमार तो विशेष पैकेज कई बार लेकर आते हैं, सांसद बनेंगे आप तो विशेष पैकेज क्या रहेगा सुपौल के लिए सर? देखिए, जहाँ तक आप केंद्र सरकार से पैकेज की बात कर रहे हैं, मैं भीख मांगने में विश्वास नहीं करता। हमारी जो ताकत है ना, उसे और ताकत देने की जरूरत है और उस दिशा में मैं काम करूँगा। और जो हमारी ताकत है, हमारे किसान हैं, हमारे युवा नौजवान हैं और हमारे गरीब मजदूर किसान हैं, उन्हें कैसे और ताकत दें, उससे और कैसे मजबूत बने, उस दिशा में हम लोग रोड मैप बनाएंगे और उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। चलिए, तो सर रोड मैप पूरी तरीके से तैयार कर लिए हैं और भारत लाइव का ये विशेष कार्यक्रम जिसमें हमने बैद्यनाथ मेहता जी को रिमांड पे लिया था, कई सारे प्रश्न थे जिन पर बातचीत करना बेहद ज़रूरी था। हमारे संपादक है सर, अंत में इस कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, बहुत बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। देखिए, अच्छा तब लगता है, देखिए जनप्रतिनिधि बहुत होते हैं जी, बहुत लोग पहलवानी दिखाते हैं लोकसभा और विधानसभा के दौरान, लेकिन अगर कोई ब्यूरोक्रेट हो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंदर से सिस्टम को समझता हो, अगर वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जब उतरेगा तो उसके पास एक रोड मैप होगा, जो रोड मैप इन्होंने बताया जी, जी, कि हम क्यों भीख मांगने जाएंगे केंद्र के पास, हम अपने लोगों को स्वावलंबी बनाएंगे, बिल्कुल, हम अपने यहाँ लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। हम क्यों किसान, हमेशा किसान का बेटा किसानी क्यों बने? जी, किसानी के लिए तो आपने देखा कितनी समस्या है सुपौल में, बार बार कोसी बाढ़ लेके आ जाती है तो बालू छोड़ के जाती है, जी, बालू आप खेत से हटा नहीं सकते हैं। जी, जी, जी। इतनी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको नीतीश कुमार अगर सुनते तो शायद बैद्यनाथ मेहता की आवश्यकता सुपौल को नहीं पड़ती और ये 7 साल अपना नौकरी करके आराम से आते। और जैसे बिहार में बड़े बड़े डीजीपी लोग आराम से, कोई अध्यात्म से जुड़ गए, कोई कथावाचक हो गए, ये भी अपना आराम से कथावाचन करते हैं या जीवन में कहीं और इन्वॉल्व हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। लेकिन अब इन्होंने तय कर लिया है कि जो काम सरकारों से हमने नहीं करा पाए हम, अब वो हम जनप्रतिनिधि बनकर खुद कर लेंगे। तो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। चलिए, हाई वोल्टेज में हमारे साथ बैद्यनाथ मेहता जुड़े हुए थे आरएलजेडी से। ये सुपौल लोकसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भी भरोसा इन पर जता चुके हैं। हाई वोल्टेज में आज के लिए इतना ही, लेकिन रिमांड पर और भी सांसद जुड़ते रहेंगे, तो उन सांसदों से हम यही कहेंगे कि रिमांड के लिए भारत लाइव पर तैयार हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।